इलेक्शन की क्या तैयारियां हैं बीजेपी की, अलायंस पार्टीज की, सीटों का बंटवारा और मायावती की सक्रियता और जिस तरह का कॉम्बिनेशन वो उतार रही हैं प्रत्याशियों का, आपको लगता है कि कुछ आइडिया क्लिक करेगा या सिर्फ वोट काटने भर कम तक मसला रह जाएगा? देखिए, मायावती अपनी साख उन्होंने चुनाव दर चुनाव खो दी और इसी की वजह से चंद्रशेखर आज़ाद लोकसभा में चुनाव जीतकर पहुंच गए और मायावती जीरो पे हैं। दलित वोट बैंक उनका खिसकने लगा और अगर आप देखिए तो आज़ादी के बाद से जो दलित कांग्रेस के साथ बहुत मजबूती से था, उसको सबसे पहले कांसीराम और मायावती ने मिलकर एक अलग ताकत बनाई और उत्तर प्रदेश में वो ताकत बहुत मजबूती से आगे चलती रही। लेकिन जब मोदी युग आया 2014 से, उसके बाद दलितों को अपनी ओर खींचने के लिए भाजपा ने जो कोशिशें की, उसका परिणाम उनको मिला। दलित बहुत बड़ी संख्या में भाजपा के साथ जाने लगा। मायावती का वोट बैंक लगातार घटा और 12% तक आ गया और ज़्यादातर वोट बीजेपी के साथ गया। फ्री राशन, गरीबों को घर, सिलेंडर, किसान सम्मान निधि जैसी तमाम सारी चीजों ने दलितों को यह सोचने पे मजबूर किया कि भाजपा उनकी सबसे बड़ी हितैषी है। लेकिन ब्रजेश जी, ये जो चुनाव गुजरा 2024 का, इसने भाजपा को भी झटका दिया और दलित को यह लगा कि संविधान और आरक्षण दोनों खतरे में आ गया। तो कुछ वोट तो समाजवादी पार्टी को भी मिल गए। देखिए, इसके पीछे दो फैक्टर थे। एक तो अखिलेश यादव ने बसपा से आए हुए बहुत सारे नेताओं को टिकट दिया, दलितों का रुझान इसलिए भी बढ़ा, और दूसरा कांग्रेस भी एक सहारा बनी दलितों को सपा तक पहुंचने में। जो दलित सीधे वोट नहीं देना चाह रहे थे सपा को, वो कांग्रेस को दे आए। तो मायावती तो हर तरफ से नुकसान में है, भाजपा का भी नुकसान हुआ और ये 10 सीटों का उपचुनाव, इसमें 5 सीटें करीब ऐसी हैं जिसमें दलित बहुत निर्णायक स्थिति में है जी। और इस बात को देखना होगा कि मिल्कीपुर, कटेहरी, खैर, फूलपुर, मझवा, यहां पर दलित वोट का रुझान क्या रहता है। मायावती कमजोर हो चुकी है। चंद्रशेखर आजाद का प्रभाव पूरे यूपी में नहीं है। लड़ाई इस दलित वोटों के लिए सपा और भाजपा के बीच ही होगी, जैसे पहले हुई। अब भाजपा घेराबंदी कर रही है। देखिए, दो चीजें प्रमुखता से दिखाई पड़ रही हैं। एक तो समाजवादी पार्टी की ओर से जो घटनाएं हो रही हैं, आरोप जो लग रहे हैं रेप के, गुंडागर्दी के, वो भाजपा प्रमुखता से उठा रही है। और दूसरा, देश के बाहर हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का मामला। तो बीजेपी ने भी स्ट्रेटजी तेजी से बदली है और अब इसका देखिए, मायावती का विकल्प तो बन चुका है। चंद्रशेखर आजाद उनके एक बड़े प्रतिद्वंदी आ चुके हैं, लेकिन अभी लड़ाई तो 2 जगहों पर चल रही है जी। 10 सीटों में से भाजपा ने साफ किया कि वो 9 पे लड़ेगी, 1 पे आरएलडी लड़ेगी, ये लगभग तय है। और समाजवादी पार्टी की 5 सीटें हैं, 5 पे और उसमें से वो अपने सहयोगियों को भी, कांग्रेस को भी कुछ देगी। ये सेमीफाइनल आप कह लीजिए 2027 के पहले, क्योंकि ये चुनाव पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी है, पूर्वांचल में भी है और सेंट्रल यूपी में भी है, अवध में भी है। तो ये चुनाव पूरे प्रदेश में व्यापक असर डालेगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मायावती जितना तेजी से टिकट बांट रही है, अगर उतनी तेजी से जो नेता उनके छोड़ के गए थे उनको वो ले आती तो दलितों के बीच वो ज्यादा मजबूत होती। उनके पास आज दलित कोई बड़ा नेता नहीं बचा है। ज्यादातर नेता सब छोड़कर भाजपा में चले गए या सपा में चले गए। अंबेडकर के नाम पर देखिए कई लोग क्लेम करते हैं। अंबेडकर खाली मायावती तक नहीं रह गए, अंबेडकर को बीजेपी भी पूछती है, सपा भी मौके बुलाती है, कांग्रेस भी कहती है। अच्छा, इधर क्रीमी लेयर वाला जब से बवाल उठा, तब से ये मामला और बिगड़ गया है। हालांकि देखिए, जो
बड़ी संख्या में लोकसभा में जो चीजें रही वैसा इस उपचुनाव में रहेंगी, ये तो अभी कहना बहुत मुश्किल है जी। लेकिन अंबेडकर ने जरूर कहा था कि मुझको मूर्तियों में नहीं किताबों में ढूंढो। मैं मूर्तियों में नहीं हूं, किताब पढ़ो, उससे आगे बढ़ो। समाज के लिए तो उन्होंने अपने बहुत कुछ कहा, लेकिन समस्या ये है कि चुनाव तक तो हम बहुत सम्मान देते हैं दलितों को, ओबीसी सबको, और चुनाव बीत जाने के बाद उनके हाथ का छुआ पानी, उनके साथ भेदभाव, तमाम सारी चीजें दिखाई पड़ती हैं। जब आप आधुनिक समाज की बात करते हैं तो आप नीच जात की बात नहीं कर सकते। और देखिए, जात कोई नीच नहीं होती जी। हर जात में नीच आदमी पाए जाते हैं। ये बहुत ऊंची किसी बात जात कही। विशेष के लिए नहीं कि वहां सब नीचे बहुत ऊंची होंगे। बात कही। हर जात में नीच लोग हैं जिनके कर्म ऐसे होते हैं। बहुत सही बात जी। तो ये चीजें समाज को जो जी। भेदभाव करके बांटती रही हैं, वो जमाना धीरे धीरे जा रहा है जी, कंक्लूड कर और दीजिए। ये चुनाव उत्तर प्रदेश की दशा और दिशा तय करेगा और उत्तर प्रदेश में ये बताएगा कि 2027 की लड़ाई किस ओर जा रही है। लेकिन समस्या ये है ब्रजेश जी कि जब हम शिक्षा देने जाते हैं, जब हम वोट मांगने जाते हैं, तो दोनों में बड़ा अंतर है। शिक्षा का उद्देश्य बुद्धिमान बनाना, इंसान बनाना नहीं रह गया, नौकरी हासिल करना रह गया। वोट मांगने पर हम सबके वहाँ जाति प्रभावी हो जाती है, वहाँ पर कितना किसके जात का वोट है उस हिसाब से टिकट दिया जाता है। ये सब दुर्भाग्यपूर्ण चीजें हैं जो हमें देखने को मिलती हैं। बहरहाल सुनिएगा कि जो गरीब है उसको हमेशा हालात से जूझना पड़ा है और जूझेगा। सरकारें आती और जाती रहेंगी, मेहनत से तकदीर बदलती है। मेहनत, शिक्षा और व्यवसाय और तमाम सारी चीजों में करना पड़ेगा जी। सुनिए कि जूझते रहना, सुनो हालात से, और पेट भरता है कहाँ, खैरात से। और वो कभी सच्चाई न सुन पाएगा जिसको चींटी लगती है हर एक बात से, और भूख की तड़पन बता सकती है वही, और भूख से जो तड़पा है कई रात से। और तेल, बाती, दीपक, माचिस चाहिए, रोशनी होती नहीं है सिर्फ जज्बात से। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, बहुत धन्यवाद आपका ग्राउंड जीरो से अपने इनपुट, फीडबैक और पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन